हाल ही में एक खबर आई थी कि बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, जो एसएस राजामौली की आने वाली फिल्म SSMB 29 में काम कर रही हैं, वो खुद छो डांस सीख रही हैं, जो एक मार्शल आर्ट बेस्ड वॉर डांस है। इस तस्वीर में प्रियंका चोपड़ा के साथ नजर आ रहे हैं विक्की भाटिया, जो मयूरभंज छाऊ के अनुभवी कोरियोग्राफर हैं। यहां वो प्रियंका चोपड़ा के साथ अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। अब जब राजामौली जैसे परफेक्शनिस्ट डायरेक्टर छो को लेकर इतने सीरियस हैं, तो सोचने वाली बात है, आखिर ये नृत्य शैली क्या है, कहां से आई है और इसमें ऐसा क्या खास है जो दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। मयूरभंज का छो नृत्य एक ऐसा युद्ध कला पर आधारित नृत्य है जिसे कभी सेना की छावनी में युद्धाभ्यास के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, और आज वही नृत्य यूनेस्को की इंटैंगिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल है। जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे देशों में भी इसका प्रदर्शन हो चुका है। यानी एक लोक नृत्य जो कभी सीमित था जंगलों और राजमहलों तक, आज वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान बना चुका है। मयूरभंज का छऊ हमेशा से ही भव्य और यादगार रहा है। यह छऊ नृत्य की उन 3 प्रमुख परंपराओं में से एक है जो पूर्वी भारत के बंगाल, बिहार और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती हैं। छऊ को एक विकसित और समृद्ध कला रूप में बदलने का श्रेय मयूरभंज के शाही राजघराने को जाता है, विशेष रूप से महाराजा जदुनाथ भंज के शासनकाल के दौरान। उनके संरक्षण में इस नृत्य को न सिर्फ दरबारी सम्मान मिला, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संवारा गया। मयूरभंज छो की अपनी एक अनोखी शैली है। इसमें शरीर की मुद्राएं, संगीत और ताल लय को लेकर इसकी एक अलग ही पहचान बनी हुई है। इस नृत्य की तकनीक और शैली किसी लिखित ग्रंथ से नहीं, बल्कि उस्तादों द्वारा मौखिक परंपरा के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती रही है। इस नृत्य शैली की शुरुआत पुराने जमाने में एक सैन्य प्रशिक्षण के रूप में हुई थी। शुरुआत में इसे मॉक फाइट्स यानी नकली युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जहां योद्धा अपनी फाइटिंग स्किल्स, बॉडी मूवमेंट्स और बैलेंस का अभ्यास करते थे। इन योद्धाओं को ओडिशा में पाइको कहा जाता था, जो तलवार चलाने, शरीर पर नियंत्रण रखने और युद्ध की रणनीतियां सीखते थे। धीरे धीरे यही शारीरिक ट्रेनिंग एक कल्चरल परफॉर्मेंस का रूप लेने लगी, जहां नृत्य, लय और स्टोरी टेलिंग का सुंदर संगम दिखाई देने लगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि छऊ शब्द की उत्पत्ति छावनी यानी सेना के कैंप से हुई है। वहीं कुछ अन्य कहते हैं कि यह शब्द छाया या छई यानी मास्क से निकला है। दोनों ही व्याख्याएं इस नृत्य की विजुअल और सिंबॉलिक एस्पेक्ट्स को दर्शाती हैं। छऊ नृत्य की शुरुआत रामलीला और रामनवमी जैसे धार्मिक आयोजनों के दौरान हुई थी, जहां नृत्य और कहानियों का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, छऊ में नए तत्व जुड़ते गए और इस बदलाव का एक बड़ा मोड़ तब आया जब मदन सिंह बाबू धौलभूम से मयूरभंज आए। उनके आगमन के साथ ही छऊ में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल शुरू हुआ, जैसे ढोल, धूमसा और शहनाई, जो आज भी इस नृत्य का अभिन्न हिस्सा हैं। इनकी वजह से परफॉर्मेंसेस और भी ज्यादा एनर्जेटिक और ड्रामेटिक बन गई। इस कला में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब महाराजा कृष्णचंद्र भंजदेव ने छऊ को एक सुव्यवस्थित और संरचित नृत्य शैली के रूप में ढालने की पहल की। उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिस्टम की शुरुआत की, जिसमें उस्तादों जैसे उपेंद्र बिस्वाल और बनमाली दास को सढ़ेकला से मयूरभंज बुलाया गया। इन माहिर गुरुओं ने छू को एक डिसिप्लिन्ड और रिफाइंड फॉर्म में विकसित किया। ये दोनों आज भी मयूरभंज छऊ के आदि गुरुओं के रूप में माने जाते हैं। उनकी लीडरशिप में छऊ को 2 परफॉर्मेंस ग्रुप्स में बांटा गया।
उत्तर शाही मतलब नॉर्दर्न साइड और दक्षिण शाही मतलब सदर्न साइड, जिसमें मुकाबला भी होता था और कला का विकास भी। दक्षिण शाही को महाराजा का दल और उत्तर शाही को महारानी का दल माना जाता था। हालांकि ऐसा कहीं भी लिखित रूप से प्रमाणित नहीं है। इन उस्तादों को टैक्स फ्री जमीन भी दी गई थी और आज भी उनकी विरासत उनके वंशजों के जरिए जिंदा है। फिर आया महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव का युग, जिन्होंने छो को एक भव्य राजसी आयोजन का रूप दे दिया। उस दौर में छो नृत्य चैत्र पर्व के समय सिर्फ 2 दिन प्रस्तुत किया जाता था, जिसमें महल के अंदर दोनों शाहियों, उत्तर शाही और दक्षिण शाही के नर्तक अपनी परफॉर्मेंस देते थे और उनके बीच मिठाई बांटी जाती थी, सिर्फ इस परंपरा को जिंदा रखने के उद्देश्य से। दरबार के समय हर साल 11 से 13 अप्रैल के बीच महल के अंदर 3 दिन तक छो का प्रदर्शन होता था। उस समय दोनों शाहियों के बीच मुकाबला होता था, जिसमें जीतने वाले को तालचेर कप प्रदान किया जाता था। उनके भाई श्यामचंद्र भंज और श्री दामचंद्र भंज ने खुद नर्तकों की ट्रेनिंग और कोरियोग्राफी की निगरानी की, जिसकी वजह से छो में परफेक्शन और निपुणता और भी बढ़ गई। हर शाही को 2000 रुपये की वार्षिक ग्रांट भी दी जाती थी। इसी कालखंड में कई नए नृत्य रूप विकसित हुए, जैसे उफुली, बसी पैती, धन पछुड़ा, झुंटिया मजा, गोवरा गाला, विद्या सुंदर, तमुलिया कृष्ण, हिंदुस्तानी आदि। इसी दौरान छो में नई विस्तृत कथा वस्तुएं, बेहतर ड्रामेटिक कॉस्ट्यूम्स और मुखौटा न पहनने की परंपरा शुरू हुई, जो आगे चलकर मयूरभंज छो की एक अलग और विशिष्ट पहचान बन गई। 1912 में महाराजा ने एक नया नृत्य रूप विकसित करवाया, वॉर डांस, जो एक मॉक फाइट स्टाइल का प्रदर्शन था, जिसमें दोनों पक्षों के नर्तक तलवार और ढाल लेकर युद्ध करते नजर आते थे। नर्तकों ने लाल या नीली धोती, पगड़ी और पंखों की माला पहनी होती थी। चेहरे और शरीर को गेरुआ या लाल रंग से सजाया जाता था। इस प्रस्तुति में 64 लड़कों ने हिस्सा लिया था। ये एक ऐसी कला बन गई जिसमें मार्शल आर्ट, कहानी और लोक नृत्य का शानदार संगम था। और इसके बाद से छो को चैत्र पर्व जैसे बड़े त्योहारों में नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाने लगा। जब ब्रिटिश एम्परर जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी भारत आए थे, ये वॉर डांस कोलकाता में प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने इस प्रदर्शन को बहुत सराहा और बाद में महाराजा के निधन पर कंडोलेंस लेटर भी भेजा, जिसमें लिखा था, क्वीन और मैं मयूरभंज के महाराजा के निधन के समाचार से अत्यंत दुखी हैं। हमें स्पष्ट रूप से याद है कि महाराजा ने मैदान में आयोजित भव्य समारोह में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वह कितनी उल्लेखनीय थी, और उस अवसर पर उन्हें देखकर हमें जो आनंद प्राप्त हुआ था, वह आज भी हमारी स्मृतियों में जीवित है। 1912 में महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव के देहांत के बाद छौ नृत्य थोड़ा पिछड़ गया। उस समय महाराजा पूर्णचंद्र भंजदेव नाबालिग थे, इसलिए हर शाही को केवल 250 रुपये की वार्षिक ग्रांट दी जाती थी। नर्तक केवल 1 या 2 महीने पहले अभ्यास करते थे और चैत्र पर्व के दौरान 3 दिनों के लिए प्रदर्शन करते थे। कुछ समय बाद जब महाराजा पूर्णचंद्र ने राज्य का कार्यभार संभाला, तो छो नृत्य को फिर से पुनर्जीवित किया गया, लेकिन नृत्य गुरुओं के साथ कुछ विवादों के कारण यह कला फिर से ठहराव में चली गई। 1928 में उनका निधन हो गया, बिना किसी वारिस के। उनके बाद उनके छोटे भाई महाराजा प्रताप चंद्र भंजदेव ने राज्य संभाला और छू डांस के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण कदम उठाए। दोनों शाहियों को 5000 रुपये की वार्षिक ग्रांट दी गई। हर शाही के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसका नेतृत्व एक मैनेजर करता था। नर्तकों की प्रशिक्षण व्यवस्था और चैत्र पर्व में प्रदर्शन के लिए अब सुनियोजित योजना बनने लगी। इस दौरान नए नए थीम्स और ग्रुप डांस प्रस्तुत किए गए। नृत्य गुरुओं को उदय शंकर, अमलानंदी और अन्य प्रमुख भारतीय नर्तकों के प्रदर्शन देखने के लिए भेजा गया, ताकि छो में नए शैलियां और विविधता लाई जा सके। महाराजा प्रताप चंद्र भंजदेव ने छो नृत्य में कई इंक्लूड किए, जैसे शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत को शामिल किया, कथक कली गुरु
श्री केशव दास को नियुक्त किया और कुछ विदेशी वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग शुरू हुआ। ओडिसी और गोटीपुओ नृत्य शैलियों के ताल, लय और भावों को भी छू में सम्मिलित किया गया। यहां तक कि झूमर संगीत पर भी नृत्य रचा गया और यह प्रयोग काफी सफल रहा। उस्तादों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि नृत्य की देशी स्टाइल बनी रहे और साथ ही कोल्हा, महंतो, सांताल, बंगाली और ओडिया संगीत की स्टाइल में भी डांस कंपोज की जाए। उत्तर शाही के नृत्यों में ज्यादातर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस शामिल होती थीं, जो प्राचीन ग्रंथों और कथाओं पर आधारित थीं, जैसे कालिया दलन, मातृ पूजा, प्रेमिका प्रेमिका, मेघदूत, समुद्र मंथन, केला केलुनी, गरुड़ वाहन, नटराज, जो कि अपनी उत्कृष्ट फुटवर्क के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं दक्षिण शाही के नृत्यों में मुख्यतः फोल्क और देवत्व कथाएं प्रस्तुत की जाती थीं, जैसे गिरि गोवर्धन, माया शबरी, होली, नीलाद्री विजय, वस्त्र चोरी, रास लीला, कीरत अर्जुन, बंशी चोरी, जो अपनी बेहतरीन एक्सप्रेशंस के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। यह काल मयूरभंज छऊ का गोल्डन पीरियड माना जाता है। देश की आजादी के बाद 1949 में जब मयूरभंज भारत के ओडिशा राज्य में विलय हुआ, तब छऊ परंपरा ने नए संघर्षों का सामना किया। चैत्र पर्व 6 साल तक बंद रहा और राजसी संरक्षण धीरे धीरे समाप्त हो गया। ऐसे समय में श्री भवानी कुमार दास ने कुछ पुराने उस्तादों और कलाकारों की मदद से एक नृत्य दल तैयार किया, जिसने इस परंपरा को जिंदा बनाए रखा। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी के सामने छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया। 1951-52 में ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर एच के मोहतब ने को राज्य का सहयोग दिया और सरकारी अनुदान की शुरुआत की, जिससे छऊ के लिए एक स्थायी प्रणाली बन पाई। 1954-55 में जब कलाकारों की संख्या बढ़ने लगी, तब यह अनुदान 10,000 रुपये कर दिया गया, क्योंकि कलाकारों की संख्या बढ़ने लगी थी। इस कला को बचाने के लिए समर्पित कलाकारों और उस्तादों ने 1960 में मयूरभंज छऊ नृत्य प्रतिष्ठान की स्थापना की, जो आज भी मयूरभंज छऊ नृत्य की मदर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानी जाती है। यह संस्था सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड की गई थी। इस संगठन में सरकारी अधिकारी भी शामिल थे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रेसिडेंट बने, एडीएम वाइस प्रेसिडेंट बने, ओएएस ऑफिसर सेक्रेटरी बने और दोनों शाहियों के कुछ महत्वपूर्ण लोग इसके कल्चरल गार्डियंस बने, जो बिना थके छऊ को फिर से जीवित करने के लिए लगातार काम करते रहे। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद छऊ को उसकी सही पहचान और महत्व कभी पूरी तरह नहीं मिल पाया। ओडिशा की सांस्कृतिक नीति में ज्यादातर ध्यान ओडिसी नृत्य पर रहा, जिससे छऊ जैसे एक ऊर्जावान और युद्ध कला से जुड़े परंपरा को कई बार नजरअंदाज कर दिया गया। फिर भी छऊ के कलाकार बिना रुके अपनी कला का अभ्यास करते रहे और इस परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते रहे। 2010 में जब कोलकाता में इसके शताब्दी प्रदर्शन के बाद पूरे 100 साल पूरे हुए, यूनेस्को ने छऊ को अपनी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया, जो इस कला की ग्लोबल इंपॉर्टेंस को स्वीकारने का एक बड़ा कदम था। शुरू में छऊ डांस में मास्क यानी मुखौटे का इस्तेमाल होता था, पर फिर लगभग 1960 के आसपास यानी 5 या 6 दशक पहले मुखौटे का इस्तेमाल बंद हो गया था। छऊ डांस के परफॉर्मेंस 4 प्रकार तक सीमित थे: सोलो, डुएट, 4 लोगों का नृत्य और टिलो डांस। छऊ नृत्य ने अपने सफर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। भंज राजाओं की दूरदृष्टि और मार्गदर्शन के कारण यह नृत्य अपने युद्ध कला के मूल से निकलकर एक क्लासिकल, भक्ति और एक्सप्रेसिव कला का रूप ले लिया। छऊ नृत्य केवल एक कला नहीं बल्कि भक्ति का स्वरूप था। यह नृत्य राजा के कुल और प्रजा की सुख शांति के लिए धार्मिक उत्सवों के अंत में होता था। अतीत में जब मयूरभंज में कई अन्य नृत्य शैलियां विद्यमान थीं, तब भी राजाओं ने छऊ को विशेष महत्व दिया, क्योंकि इसमें भक्ति, संगीत और नृत्य तीनों का समावेश था। यह नृत्य एक पूजा का माध्यम बन गया था।
आज भी छाऊ नृत्य यहाँ की पहचान और गर्व का प्रतीक है।